अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव उनके ऊपर डिपेंड करती है, उसके हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये आप पीछे 9th के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम उसको तफसील से पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और उसके आगे फर्दर कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। तो आपके सब चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि इनिशियली यानी शुरुआत में, स्टार्ट में 1828 के करीब दी नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन for the compound chemistry of compound obtained from plants and animals, यानी लिविंग थिंग्स से। तो शुरू में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में लिविंग थिंग्स से यानी प्लांट्स और एनिमल्स से पैदा होने वाले कंपाउंड्स को की स्टडी को कहते हैं। और द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाई लाइफ, और जो ऑर्गेनिक का लफ्ज था वो लाइफ के लिए था, यानी जिंदगी के लिए सिग्निफाई था, यानी डोनेट किया गया, डिनोट किया गया था। लेवॉइजर एक साइंसदान था जिसने शोड that compounds obtained from plants are often made up of carbon, hydrogen and oxygen elements, while compounds obtained from animals contain carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus। तो ये तीन कंपाउंड यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये प्लांट्स में होते हैं, ये लेवाइजर कहता था। और एनिमल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये 6 कंपाउंड एक्सेट्रा, ये इतने के करीब कंपाउंड होते हैं। सर जो 19वीं सदी थी उसके स्टार्ट में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में अर्ली के अंदर स्वीडिश केमिस्ट एक था जेकब बर्जीलियस, जिसे आपने पढ़ा है, जिसने एटॉमिक मासेस के कॉन्सेप्ट दिया था और साथ ही साथ उसने जो सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये जो जेकब बर्जीलियस था इसने पहली बार पुट फॉरवर्ड की वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने पुट फॉरवर्ड किया है, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये जो जैकब ब्रिजिलियस था इसने पुट फॉरवर्ड की थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बिकॉज they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर उस टाइम बर्जीलियस ने कहा था कि प्रिपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ये सिंथेसाइज होते हैं एक मिस्टीरियस सोर्स यानी एक खास ताकत के जरिए, जो सिर्फ और सिर्फ जिसे वाइटल फोर्स कहा गया, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही मौजूद होती है। ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं, इन लाइंस में जो लिखी हुई है इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका में जो कलर है वो आप कलरफुल कर दी है ताकि आपको पता चले कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसकी डेफिनेशन कौन सी है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते थे। इनको प्रिपेयर करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स यानी वाइटल फोर्स चाहिए थी जो सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद थी। ठीक है, द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्स डेथ। जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको फिर रिजेक्ट किया, उसको ख़त्म कर दिया 1828 में एक साइंसदान ने जिसका नाम था वुलर, फ्रेडरिक वुलर। तो 1828 में फ्रेडरिक वुलर ने पहली बार एक ऐसा कंपाउंड बनाया लैब के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे ऑर्गेनिक को बनाया। तो लिखा है 1828 में वुलर ने सिंथेसाइज किया द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको उसने हीट किया तो हीट करने पर ये रीअरेंज होकर यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया जो है ये जो आपके सामने ये नजर आ रही है, ये यूरिया, ये जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जबकि ये जो आपके पास सामने ये NH4CNO अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हीट किया इसको, यानी इसको हीट किया तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गए यूरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे। लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर निगेटेड बाय कोल्ब। कोल्ब ने फिर इसको एक बार फिर निगेट यानी इसको गलत साबित किया 1845 में। कब किया था? 1845 में किया था कोल्ब ने। और इसने पहली बार प्रिपेयर किया था लैब के अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो CH3COOH जो है इसको इसने पहली बार
प्रिपेयर किया था, इसको मैं पॉपअप बना देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कि इसको हम कहते हैं CH3COOH। तो CH3COOH एसिटिक एसिड का नाम है। जब भी एसिटिक एसिड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है उसको उन्होंने 1845 के अंदर कोल्ब ने इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए प्रिपेयर किया था, यानी इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, enzyme, vitamin, drugs, pharmaceutical products, fertilizer, pesticide, paints, dyes, synthetic rubber, plastic, artificial fiber and many polymer। यानी ये इतनी सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सारी चीज़ों को पर मुश्तमिल है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। राउंड अबाउट अगर हम एक आइडिया लगाएं तो 60 से 70% आपकी अर्थ के ऊपर जो कंपाउंड की काइंड्स हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक हैं, और बाकी जो 30 से 40% टाइप्स हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। यानी सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव जो हैं वो 70% के करीब परसेंटेज के जो कंपाउंड्स है वो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं। बाकी जो बचे कुछ कंपाउंड्स हैं वो तकरीबन बाकी बचे हुए कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, हालांकि वो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके कंपाउंड्स की तादाद बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कह लें काबिलियत बहुत है कार्बन के पास और हाइड्रोजन के कार्बन के पास कि वो कैसे अपने आप को, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को ज़्यादा अबंडेंट कर देती है, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसी चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके अबंडेंस के साथ इसके कंपाउंड हमारे नेचर में मौजूद है, ठीक है। तो इसकी रीज़न हम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है देयर आर अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और एंड 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। यानी हर साल हजारों के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। देयरफॉर द ओल्ड डेफिनेशन हैज बीन रिजेक्टेड। यानी जो पुरानी डेफिनेशन से थी सिर्फ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाइटल फोर्स के जरिए बनते हैं, वो तो सारी खत्म कर दी गई। और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील्ड दैट all of them containing covalently bonded carbon and hydrogen। यानी हर एक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एज देयर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, यानी लाजमी जुज़ है कार्बन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। याद रखना है हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको और उनके डेरिवेटिव्स को मिलाकर हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कोई हाइड्रोकार्बन जो है उससे जो डेरिवेटिव निया बनेगा वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ इस डेरिवेटिव के ऊपर, जो बार बार बच्चों से कई बार वाइवे में पूछते हैं, कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इसके अंदर पॉपअप के अंदर डेरिवेटिव के अंदर, कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, ठीक है, CH4 ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। इस CH4 कंपाउंड का डेरिवेटिव एक हम बनाते हैं, उस डेरिवेटिव को नीचे मैं रिप्लाई में लिखता हूँ। वो डेरिवेटिव है CCl4, ठीक है। अब ये जो CCl4 है इसमें कोई हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है? आई थिंक आपको हाइड्रोजन तो नहीं नजर आ रही होगी। CH4 में तो 4 हाइड्रोजन थी, लेकिन CCl4 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको CCl4 को ऑर्गेनिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि CH4 के जरिए ये CCl4 बना है, यानी ये CH4 का डेरिवेटिव है। तो जो चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव होती है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील होती है। तो CCl4 को भी कहाँ पर डील किया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डील किया जाएगा। इसको पॉपअप को बैक करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन हो, ये लाजमी है कि कोवलेंट बॉन्ड तो लाजमी है। CCl4 में कोवलेंट बॉन्ड होता है तो ये तो लाजमी है कि कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नीचे एक एग्जांपल दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नेफ्थलीन।
ये जो आप फिनाइल की गोलियां टीटियों वगैरह में या डिफरेंट जगह पर टिड्डियों वगैरह या कीड़ों वगैरह को क्या लें खराब करने कपड़ों से रोकने के लिए रखते हो, तो वो जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लिखा हुआ है नेफ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड से गैस बनना शुरू हो जाता है, डायरेक्ट गैस, लिक्विड वाली स्टेट इसमें नहीं होती। गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसकी बड़ी तेज स्मेल आती है। इट इज यूज्ड इन माउथ बाल्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी ये एक बॉल्स की शक्ल में, छोटी छोटी बॉल्स जैसी ये दिखाई गई हैं, इन बॉल्स की शक्ल में बनाई जाती है और ये इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को कपड़ों से दूर रखने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो कभी भी कपड़े स्टोर करके रखने हो तो आप फिनाइल की गोलियां जो है नेफ्थलीन की, उनको कपड़ों में डाल के रखते हैं और फिर अगले साल देखें तो वो वही वैसे के वैसे होंगे, उससे कीड़ों ने या कीड़े मकोड़ों ने खराब नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है दो the oxides of carbon like carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates, carbides are also carbon compounds। यानी ये सारे जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे कार्बन के कंपाउंड हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीट नहीं करते बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। ये उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट है। सो आगे लिखा है ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक फार्मूला। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खास फार्मूला होता है और उस फार्मूला को लिखने के 4 तरीके हैं, यानी हम किसी भी फार्मूला को 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक टाइप, एक स्ट्रक्चर फार्मूला है, एक कंडेंस्ड फार्मूला है और एक डॉट क्रॉस फार्मूला है। अब इन चारों फार्मूलाज के अंदर हमने डिफरेंस करना है। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर और कंडेंस और डॉट क्रॉस से कैसे डिफरेंट है, या इनमें से वाइस वर्सा कोई और दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये देखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसके आपने याद रखना है कि ये क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 4 कार्बन वाली कह लें कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका फार्मूला क्या होगा C4H10। अब ये 4 कार्बन रखता है और 10 हाइड्रोजन रखता है। तो अब ये 4 कार्बन और 10 का हाइड्रोजन इसके एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये शो क्या करता है, तो लिखा है इट शोज, सबसे पहले ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इसमें जो ब्यूटेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। यानी हर ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे, ये कंफर्म बात है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला और सबसे ज्यादा कह लें ऑथेंटिक समझा जाने वाला फार्मूला है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, यानी जो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सही अरेंजमेंट जो है उसको शो किया जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला के जरिए ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल के जो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर से मालूम होती है। इन स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर जो लिखा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से शो करते हैं, डबल बॉन्ड को हम 2 लाइनों से शो करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 लाइनों से शो करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो सकता है मगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो मेन चीज है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के बारे में देखें जरा, ब्यूटेन आपने 4 कार्बन वाला C4H10 फार्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर ये 2 इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस एग्जांपल के अंदर चारों के चारों कार्बन जो है वो तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये बना रहे हैं N यानी नॉर्मल ब्यूटेन बना रहे हैं, जो एक तरतीब से सीधी एक चेन होती है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन जब होती है तो इसको हम कहते हैं N नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये नॉर्मल है N ब्यूटेन। इसमें देखें गिने हाइड्रोजन तो 4 कार्बन के साथ 3 2 5 6 7 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन है।
ये तो 10 हाइड्रोजन के साथ है, यानी C4H10 इसके लिए पूरा हो रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन यहाँ पर देखें इसी के साथ ये जो कंपाउंड है ये है कहलाता आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन किसको कहते हैं? जिसमें जो ये स्ट्रेट चेन है उसमें दूसरी कार्बन के साथ एक ब्रांच जुड़ी हो, यानी CH3 जुड़ा। ये आपके पास 3 कार्बन से वाली चेन है, लॉन्ग चेन, उसमें दूसरी कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ी हुई है, तो इसको कहते हैं आइसो। तो ये आइसो वाली जो अल्केन होती है इसको हम कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन कहेंगे। तो ये 4 कार्बन वाली जो ब्यूटेन है इसमें अब अगर आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस एन ब्यूटेन से डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। इसमें हाइड्रोजन गिने तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी उतने ही हाइड्रोजन है जितने इस एन ब्यूटेन में है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, जो आगे जाके हमने पढ़ना भी है कि आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे ये एग्जांपल आपके पास एन ब्यूटेन की है, इस तरह आगे जाके पेंटेन की एग्जांपल आएगी, यानी C5H जो है 12 की। तो C5H12 में क्या होगा कि 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला 3 होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C5H12 ही होता है। तो ये चीज कैसे होती है ये हम आगे उस एग्जांपल में देखेंगे, आइसोमेरिज्म के टॉपिक को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या फिनोमेना हो रहा है, ये दोनों यानी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या शो कर रही हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टिकी नोट के जरिए कि एन ब्यूटेन ब्यूटेन एंड isobutane, so butane show isomerism, merism। ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या शो कर रही हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आइसोब्यूटेन कर दें, आइसो ब्यूटेन जो है वो शो कर रहे हैं आइसो का आई छोटा, ये हो गया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इस कॉपर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके साथ है, तो ये स्टिकी नोट जो है, ये स्टिकी नोट मैंने साथ लगा दिया है। आप भी इसी तरह किसी भी अगर लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो स्टिकी नोट्स बनाकर किसी भी बात को जो टीचर ने बताई हो आप स्टिकी नोट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप के ऊपर का कह लें एक ऐड होता है चीज़, आप पेपर के ऊपर तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। आगे नीचे कंडेंस फार्मूला, तीसरी टाइप है फार्मूला की। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर कार्बन के लिहाज से यानी एक जो एटम है उसके साथ कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस लिहाज से हम फार्मूला कंडेंस कर देते हैं। यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ मौजूद ग्रुप्स को हम अलग-अलग लिखेंगे। लिखा द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप्स ऑफ एटम joined together to each carbon atom in a straight chain or branch chain is called कंडेंस्ड फार्मूला। यानी ऐसा फार्मूला जो हर एक कार्बन एटम के साथ कितने ग्रुप्स ऑफ एटम जो अटैच हैं उनको शो करता है ब्रांच या स्ट्रेट चेन में, उसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे कि नीचे ये देखें, यहाँ पर ऊपर वाला जो एन ब्यूटेन था उसके कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन थे, 3, फिर अगले के साथ 2 थे, फिर अगले के साथ 2 हाइड्रोजन थे, फिर उसके अगले के साथ 3 हाइड्रोजन थे। तो ये इसको कंडेंस कर दिया है, यानी इकट्ठा करके लिख दिया हर कार्बन के साथ जितने का कह लें ग्रुप ऑफ एटम मौजूद थे, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी CH3 CH CH3 CH3 ये आइसोब्यूटेन बन गई, ठीक है। लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला है, जिसे लेविस फार्मूला भी कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। तो द फार्मूला व्हिच शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस atoms in a molecule of an organic compound is called dot cross formula और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो यहाँ देखिए ये डॉट क्रॉस फार्मूला 3 कार्बन वाली प्रोपेन का बनाया हुआ है। इसमें कार्बन जो है इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ 4 हाइड्रोजन है, फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 2 3 हाइड्रोजन डॉट क्रॉस के साथ शो किए गए। आगे यहाँ पर ये 4 के ये शो की गई है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नीचे अब इनकी एक समरी बनाई हुई है चारों की, लिखा है
कि जो फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को, जो कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम को, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट क्रॉस फार्मूला है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे आपस में शेयर हुए हैं उनको शो करता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो इसी के साथ आपका ये पहला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, आगे ये नेम्स हैं और उनके कंडेंस और स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो यहाँ पर पहले यानी एक कार्बन वाले कंपाउंड से लेकर 10 कार्बन वाले कंपाउंड तक ये स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं। इनमें पहले एक कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं मीथेन, एक कार्बन और साथ आप 4 हाइड्रोजन लगा दो तो ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं मीथेन। अब आप क्या करो, 2 कार्बन इकट्ठी एक दूसरे के साथ जोड़कर उसके साथ उसकी वैलेंसी 4 पूरी कर दो, यानी 1 2 3 इस कार्बन की और ये 4 कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये 4 वैलेंसी पूरी कर दो, ये 2 कार्बन वाली बन जाएगी ईथेन। ठीक है, इसको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो तो C2H6 होगा और अगर कंडेंस फार्मूला लिखो तो CH3CH3 होगा। इस तरह प्रोपेन 3 कार्बन आपने तरतीब से जोड़ देना एक दूसरे के साथ और फिर उनकी जो 4 वैलेंसी है वो पूरी कर देनी है, क्योंकि एक तो कार्बन कार्बन के दरमियान होगी, बाकी जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन कार्बन के दरमियान है तो 2 और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है तो 3 और हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस तरह कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी होगी। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और दरमियान में कार्बन कार्बन के लिंक्स। ठीक है, ब्यूटेन जो है उसी तरह ये ब्यूटेन 4 कार्बन वाली को कहते हैं, इनके फार्मूला लिखे हुए हैं। पेंटेन 5 कार्बन वाली को, हेक्सेन 6 कार्बन वाली, हेप्टेन 7 वाली, ऑक्टेन 8 वाली, नोनेन 9 वाली और डेकेन 10 वाली। तो आपने ये बनाने की कोशिश करनी है, ये सारी सारी जो चेन्स हैं। ठीक है, कोशिश करनी है ये कार्बन इस तरीके से बनाएं और काउंट करें फिर कि आपके हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर दी गई तादाद के बराबर होती है या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपने ये डायग्राम जो जितने भी टेबल के अंदर चीज़ें हैं वो बना कर देखनी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।